हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ISR एकेडमी। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, इसके पहले हमने फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयनिक इक्विलिब्रियम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे, और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो उसको फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करो तो ईजिली कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। बीच में से कोई वीडियो अगर उठाते हो तो वो थोड़ा सा कैसा होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो प्रीवियस चैप्टर से प्लस प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब एक वीडियो में तो सारे टॉपिक कवर नहीं कर सकते, तो जितने भी टॉपिक कवर होते हैं वो प्रीवियस वीडियोस को या प्रीवियस लेक्चर को थोड़े बहुत रिलेट करते हैं। तो जब भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री का तो स्टार्टिंग से उसको लेके चलो। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक अगर चैप्टर देखते हो तो ये हमारे बोर्ड के हिसाब से प्लस सीईटी के हिसाब से देखो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, जेई नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी वास्ट चैप्टर है। ठीक है, कुछ नए कॉन्सेप्ट आएंगे जो हमने आज तक नहीं देखे हुए हैं इस चैप्टर में, सारी कुछ चीज़ें नई होंगी यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक्स रिलेट करता है प्लस कैरी करता है बहुत सारे, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे इसके लेक्चर्स में हम लोग। और प्लस ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो तुमको मतलब कॉम्पिटिटिव नज़र से देखो या इवन बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़र से देखते हो, बोर्ड में ही इसके कम से कम 6 या 7 मार्क के अपने को क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सीईटी में भी इसको 2-4 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते ही हैं थर्मोडायनेमिक्स के, इम्पॉर्टेंट है। तो छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस पे नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हमारा चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ों को हम लोग एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, बट पहले जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं चैप्टर के उनको कवर कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक है क्या, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हमको पढ़नी हैं और कौन से नई चीज़ें जो हमने प्रीवियसली नहीं पढ़ी हैं वो इस चैप्टर में क्या नया है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन चलेगा और कुछ टॉपिक्स आज हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर बाकी के जो टॉपिक्स बच जाएंगे हमारे वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। तो अब देखो, अगर मैं 11th-12th को कंबाइन करूं तो सिर्फ केमिकल नाम से हमको 3-4 चैप्टर मिल जाते हैं। ठीक है, केमिकल के ही नाम से हमको सबसे पहले 11th में मिलता है केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। उसी का छोटा भाई है 12th में आता है, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। मैं 11th और 12th के चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ जो केमिकल से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट एक चैप्टर हमको मिलेगा केमिकल काइनेटिक, जो कि अगेन 12th में है, और एक ये चैप्टर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ चुके हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में हमने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, 12th में ये वाला जो चैप्टर है ये तो 11th का है, ये तुमको 12th में मिल जाएगा। ये चैप्टर भी 12th में है हमको और ये चैप्टर भी 12th में। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम हमने अभी जस्ट प्रीवियसली इसके पहले ख़त्म किया था, तो ये चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया हुआ है। अब देखो, ये वर्ड जो है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक, केमिकल थर्मोडायनेमिक, ये है क्या, मतलब एक ही नाम से लगभग 4 या 5 चैप्टर बनाने की क्या ज़रूरत है हमको। ठीक, तो जब भी हमारे सामने इक्विलिब्रियम वर्ड आता है, ठीक है, तो पहली 3 चीज़ें कॉमन हो जाती हैं कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, हमेशा रिवर्सिबल होगा। ठीक है, क्लोज कंटेनर में होगा, प्लस क्या हो जाएगा, जो फॉरवर्ड रेट होगा वो रिवर्स रेट के बराबर होगा। ये 3 कंडीशन निकल के आती है। अब इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या फर्क है, यहाँ पे तुमको हमेशा पूरे केमिकल्स दिखेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ N2 + 3H2 चेंजेस टू, रिवर्सिबली चेंजेस टू 2NH3, तो यहाँ पे कोई आयंस वगैरह की डिस्कशन नहीं हो रही है, पूरे केमिकल के मॉलिक्यूल है, पूरा कन्वर्जन हो रहा है, वेदर वो प्रोडक्ट में जा रहा है या रिएक्टेंट में आ रहा है। बट जब भी मैं आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ता हूँ तो यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सिखाया जाता है, आयंस के, मतलब यहाँ पे तुमको चार्जेस पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है,
तो केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम में मेजर डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हम पूरे केमिकल के बारे में पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग उसके आयनिक फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द इक्विलिब्रियम established between the chemical reactions are called chemical equilibrium. The equilibrium established between the chemical and its ion is called ionic equilibrium. अब देखो ये दोनों चैप्टर क्या चीज़ है, 12th में ही हमको काइनेटिक्स भी पढ़ना है और थर्मोडाइनमिक्स भी। काइनेटिक्स का क्या मतलब हो जाता है, मोशन, बराबर, ठीक है। तो जब भी हमको केमिकल काइनेटिक बोला जाता है तो यहाँ पे ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं, जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई रिएक्टेंट है जो कि किस में आ रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब कितने टाइम में रिएक्शन हुआ, किस रेट पे रिएक्शन हुआ, उसका मैकेनिज्म क्या है। जब भी हम लोग किसी रिएक्शन में ये तीन चीजें पढ़ते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक। मतलब केमिकल काइनेटिक चैप्टर में तुमको यही सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी कि कोई रिएक्शन चल रही है तो कब तक चलेगी, कितना टाइम कंज्यूम करेगा, होगा या नहीं होगा, बराबर। और रिवर्सिबल हुआ तो वो तो चला जाएगा इक्विलिब्रियम, या फिर आयन बना रहा है तो आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जब भी देखो अब से मैं टाइम, रेट, मैकेनिज्म की बात करूंगा तो वो केमिकल काइनेटिक का पार्ट है, ठीक है। हर एक चैप्टर तुमको हर एक नई चीजें सिखा के जाता है, ऐसा नहीं कि वही घिसी पिटी चीजें हर चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा बहुत लोग का अजम्पशन होता है कि केमिस्ट्री में एक ही जैसा तो पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चैप्टर में तुमको नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, एकदम अलग होते हैं एक दूसरे से, मतलब हल्का फुल्का 10 या 20% उनका रिलेशन होगा, बाकी सारी चीजें तुमको नहीं होंगी। अब केमिकल काइनेटिक और केमिकल थर्मोडाइनमिक में क्या रिलेशन है और ये इससे सेपरेट क्यों है, अलग क्यों है, वो देखते हैं। अगेन जब भी हम लोग थर्मोडाइनमिक पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट होंगे कुछ प्रोडक्ट होंगे, बराबर, कुछ रिएक्टेंट कुछ प्रोडक्ट बनाते होंगे। बट इस चैप्टर में हम लोग कभी भी ना तो टाइम में डील करेंगे, ना तो रेट में, और ना ही मैकेनिज्म में। तो क्वेश्चन आता है कि थर्मोडायनेमिक चैप्टर बनाया क्यों गया है। तो थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर है, ठीक है, थर्मो मतलब क्या हो जाता है हमारे पास, एनर्जी या हीट, और डायनेमिक्स मतलब क्या हो गया, अगेन, ठीक है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। एनर्जी का जो कंपोजिशन हमको पढ़ाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ डील करता है किससे, थर्मोडायनेमिक, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक वर्ड बोलते ही तुमको समझ में आना चाहिए कि हमको सिर्फ किसके बारे में पढ़नी है, एनर्जीज के बारे में पढ़ना है, वेदर वो एंडो है एक्सो है, डजेंट मैटर, वो तो उसका जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है वो डिसाइड करने वाला है। क्लियर हुए सारे चैप्टर के डिफरेंसेस क्या है। रेट टाइम, कोई रिएक्शन चल रही है, मैंने बोला ये टाइम, इतने टाइम में रिएक्शन होगा, तो वो आ गया काइनेटिक्स में, ठीक है। मैंने कोई रिएक्शन चल रही है, मैंने बोला कि अरे इसमें से तो बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है या बहुत ज़्यादा हीट इसको चाहिए होने के लिए, तो वो क्या हो गया, तुम्हारा थर्मोडायनेमिक हो गया, ठीक है। तो चैप्टर्स ऐसे अपने आप को सेपरेट करते हुए चलते हैं, तो इनको कभी मिक्स मत किया करो, हर एक चैप्टर का अपना अलग कॉन्सेप्ट होगा। अब यहीं से पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि मैं कोई भी उठा के बोल दूं, ठीक है, ये कैसे रिएक्शंस होते हैं। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हुआ तो वो तो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, ये कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन में डील करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने बोला कि केमिकल काइनेटिक का मुझे ड्रॉबैक बताओ, इस पूरे चैप्टर का ड्रॉबैक क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा, सिंपल सा, ये मुझे ना तो एनर्जी के बारे में बताता है और ना ही रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो केमिकल काइनेटिक का ड्रॉबैक क्या है, इट डू नॉट डील्स विद द एनर्जीज ऑफ द रिएक्शन एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन्स अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन। वो एक्सप्लेन ही नहीं करेगा तुमको रिवर्सिबल, सिंगल स्टेप की रिएक्शन होगी, उसका रेट बताएगा, टाइम बताएगा और मैकेनिज्म बताएगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत बार पहले बोर्ड्स में आया हुआ है, राइट द ड्रॉबैक्स और द लिमिटेशन ऑफ, या लिमिटेशन बेटर वर्ड होगा ड्रॉबैक की जगह पे, लिमिटेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक की लिमिटेशन क्या है, तो सबसे पहले क्या निकल के आता है कि इट डू नॉट एक्सप्लेन्स अबाउट द टाइम, रेट एंड मैकेनिज्म। थर्मोडायनेमिक ना तो तुमको कभी टाइम बताएगा, ना ही रेट बताएगा और ना ही मैकेनिज्म बताएगा, ये सिर्फ और सिर्फ
प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी में डील करता है कि कोई भी रिएक्शन में कितनी एनर्जी इन्वॉल्व कर रही है। समझ में आया यहाँ तक? अगेन ये भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन में डील नहीं करता है। दूसरा, थर्मोडायनेमिक हमेशा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में डील करता है, जैसे मॉलिक्यूल, एटम, आयन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में तुमको एक्सप्लेन करेगा कि इसका 1 मोल गया तो इतनी एनर्जी निकली, इसका 2 मोल गया तो इतनी एनर्जी निकली। ये कभी बल्क में डील नहीं करता है कि 5 किलो अगर मैं कोई रिएक्शन किसी में रिएक्टेंट डाल देता हूँ किसी में तो कितनी एनर्जी निकलेगी। हाँ, तुम कैलकुलेट कर सकते हो, बट थर्मोडायनेमिक हमेशा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में डील करता है। दैट इज बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल, हमारे एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये इसका लिमिटेशन है। ठीक है, बुक्स वगैरह में लिमिटेशन दे दिए जाएंगे तुमको, या पीडीएफ पे अपलोड कर दिया जाएगा कि थर्मोडायनेमिक का लिमिटेशन क्या है। खाली ओवरऑल समझ के रखो कि क्या होता है ये सारी चीजें। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। इस पूरे चैप्टर में थर्मोडायनेमिक जब भी पढ़ोगे तो एक कॉन्सेप्ट तो हमेशा दिमाग में रखो, नहीं तो ये चैप्टर आगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमेशा अपने को दिमाग में रखना है। ठीक, जैसे ये कोई मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया मान लो यहाँ पे, और इसके बाहर कोई चीज़ है ऐसे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम। और ये जो चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में क्लियर रखो। ठीक है, इस अर्थ के लिए मैं क्या हूँ? मैं एक सिस्टम हूँ, अर्थ मेरा क्या है? सराउंडिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? समझा? अब सराउंडिंग के भी बाहर क्या होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्स। समझ में आया फर्क? सिस्टम के जो बाजू में है दैट इज सराउंडिंग, सराउंडिंग के जो बगल में है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्स। जैसा हम लोग जनरल लाइफ में वर्ड यूज करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को तो यूनिवर्स ही बोल रहे हो, उसमें अगर मैं निकाल के बोलूँ कि मिल्की वे क्या है, तो मिल्की वे एक टाइप का क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। उसमें भी अर्थ क्या है? तो अर्थ क्या हो गया? सिस्टम हो गया। तो अर्थ को अगर मैं सिस्टम कंसिडर करूं तो मिल्की वे उसका सराउंडिंग हो गया, मिल्की वे के भी आजू बाजू जो है वो क्या हो गया? उसका यूनिवर्स हो गया। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे यूनिवर्स के बारे में डील नहीं करनी है, हमको खाली सिस्टम और सराउंडिंग समझना है कि क्या होता है। ठीक है, अर्थ पे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी ह्यूमन है, वो अर्थ का क्या है? सिस्टम। अर्थ हमको एक ग्रेविटी से खींच रही है अपनी तरफ। ठीक है, राइट। अगर सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाया, इस सराउंडिंग ने सिस्टम पे कोई भी फोर्स लगाया, तो वो फोर्स हमेशा क्या कंसिडर किया जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ग्रेविटी हम सभी को एक ही फोर्स से खींच रही है तो वो पॉजिटिव फोर्स है, उसके खिलाफ हम लोग जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं कर सकते कि ये मुझे खींच रहा है, बराबर है। बट अगर सिस्टम ने फोर्स लगाया सराउंडिंग के ऊपर तो वो फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप के फोर्सेस होंगे, सिस्टम अगर अप्लाई कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा, सराउंडिंग अगर अप्लाई कर रहा है सिस्टम पे तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव फोर्सेस कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे अर्थ की ग्रेविटी खत्म नहीं होने वाली है, राइट, बट नेगेटिव फोर्सेस खत्म हो जाएंगे। सपोज करो कि कोई बच्चा है जो, या कोई स्टूडेंट है जो ज़मीन पे से जंप कर रहा है, राइट, उसने ज़मीन पे से अगर जंप करता है वो, तो वो क्या कर रहा है? अब वो सिस्टम किस पे फोर्स लगा रहा है? सराउंडिंग पे, राइट, तो उसका फोर्स क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। तो वो फोर्स आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। तुम जब जंप करते हो जमीन से ऊपर तो क्या ऊपर ही रह जाते हो क्या? तो आज नहीं तो कल तो नीचे आना ही है, बराबर है। तो तुमने जो फोर्स अप्लाई किया अर्थ के ऊपर वो फोर्स कैसा है? नेगेटिव। और नेगेटिव फोर्स खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो कि सन है, जैसे सनलाइट दे रहा है अपने को, राइट, तो सन जो हमको सनलाइट दे रहा है वो मेरे लिए मेरा क्या है? सराउंडिंग है। सराउंडिंग से मुझे एनर्जी मिल रही है तो वो एनर्जी एज अ पॉजिटिव कंसिडर होगी। अब मैं एक माचिस लेके जला के बोलूँ सन को कि मैं तुझे जला दूंगा, तो अब उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसका सिस्टम हूँ। अगर मैं सन को एनर्जी दूँ, राइट, तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। सन की एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाली है, बट जो मैं एनर्जी दे रहा हूँ वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है।
प्लेन जब जमीन से उड़ता है, बराबर है, प्लेन एरोप्लेन उड़ रहा है जमीन से, तो वो क्या कर रहा है, अर्थ के रिस्पेक्ट में नेगेटिव फोर्स को यूज कर रहा है, तो आज नहीं तो कल उसको जमीन पे आना ही है, ठीक है, क्योंकि अर्थ तो पॉजिटिव फोर्स से उसको खींच ही रही है। तो पूरे चैप्टर में एक चीज ध्यान में रखना कि यूनिवर्स क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है और सिस्टम क्या होता है। अब केमिकल के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, मान लो कि NH4Cl करके दिया गया है .H2O करके, ठीक है, ये पूरा केमिकल है मेरे पास, इसमें से मैं NH4 निकाल लेता हूँ, ठीक है, स्टिल इसका Cl और इसका वाटर, अब ये सिस्टम हो गया जिस पे रिसर्च की जा रही है या जिस पे रिजल्ट निकाले जा रहे हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम। उसके आजू बाजू वाली सारी चीजें किसमें कंसिडर होंगी, सराउंडिंग। क्लियर हुआ। तो केमिकल रिएक्शन जो हो रही है वो खुद सिस्टम है, उसके बाजू में जो एटमॉस्फेयर है वो उसका क्या है, सराउंडिंग। क्लियर हुआ। तो यूनिवर्स हमेशा क्या होगा, बल्क में होगा, यूनिवर्स में से कोई चीज निकालते हो तो वो सराउंडिंग होगा, सराउंडिंग में से कुछ चीज निकालते हो तो वो क्या होगा, सिस्टम होगा, ठीक है। मान लो कोई 11th या 12th की क्लास है, ठीक है, तो वो 12th की क्लास पूरी क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई, मैं उसमें किसी एक स्टूडेंट को निकालूंगा तो वो स्टूडेंट क्या हो गया, सिस्टम हो गया, बराबर है। अब सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, एक हो जाता है हमारे पास ओपन सिस्टम, दूसरा हो जाएगा हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम, थर्ड हमारे पास होगा आइसोलेटेड। ठीक है, तो हमको जनरली सिस्टम के बारे में पढ़ना है। सिस्टम 3 टाइप के होंगे, ओपन सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लो एक चाय का कप अगर यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, इसमें क्या रखा हुआ है, सपोज करो गर्म चाय तुमने रखी हुई है, तो ये गर्म चाय क्या होगी, एवोपरेट होगी, इसके कुछ पार्टिकल एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगे। ये जो चाय का कप है ये क्या है, तुम्हारा सिस्टम, राइट। इसके बाजू में सारी चीजें क्या हैं, सराउंडिंग, राइट। अब ये चाय का कप, जितनी इसकी हीट पहले थी, धीरे धीरे इसकी हीट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम है वो अपने पार्टिकल, अपने मैटर को क्या कर रहा है, सराउंडिंग से एक्सचेंज कर रहा है, वेपर्स निकल रही है ना, प्लस इसकी जो एनर्जी है वो भी वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग से एक्सचेंज कर रहा है लगातार, ठीक है। तो ऐसा कोई सिस्टम जो अपना मैटर प्लस अपनी एनर्जी शेयर करे, किससे, सराउंडिंग से, राइट। द सिस्टम विच कैन शेयर देयर मैटर एज वेल एज एनर्जी विद द सराउंडिंग आर कॉल्ड ओपन सिस्टम। क्लियर हुआ मतलब, ठीक। अब इसी चाय के कप पे मैं एक प्लेट रख देता हूँ ऐसे, इसको ब्लॉक कर देता हूँ ऊपर से, ठीक है। तो चाय तो अभी भी ठंडी होगी कुछ टाइम के बाद, लेकिन जो मैटर पहले बाहर जा रहे थे अब वो बाहर जा रहे हैं क्या, अब उस पर तुमने ढक्कन रख दिया तो वो मैटर क्या हो जाएंगे, वापस चाय में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो रहा है, ये अपनी एनर्जी तो एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, पहले मैटर भी एक्सचेंज कर रहा था, एनर्जी भी, अब ये सिर्फ क्या है, एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, बट मैटर को एक्सचेंज कर रहा है क्या, तो आंसर है नहीं। अब इसके मैटर सराउंडिंग में नहीं जा पा रहे हैं। तो द सिस्टम विच कैन एक्सचेंज देयर एनर्जी विद द सराउंडिंग बट नॉट द मैटर, अपने मैटर को एक्सचेंज नहीं करेगा, सिर्फ किसको एक्सचेंज करेगा, एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब इसी चाय को उठा के एक मैं थर्मस वगैरह में डाल के बंद कर देता हूँ, ठीक है। जो बॉटल्स वगैरह अभी आते हैं पैक्ड वाले, अभी देखा होगा, चाय रख दो तो 24 घंटे तक सेम टेम्परेचर पे रहता है, ठीक है। अब थर्मस वगैरह में डालने पे क्या हो जाता है, अब ना तो उसका मैटर सराउंडिंग से जा रहा है और ना ही उसकी एनर्जी। The system which do not shares their matter as well as energy with the surrounding is called isolated system. Isolated
अभी 2-3 साल पहले आइसोलेटेड वर्ड काफ़ी फेमस हुआ था कोरोना टाइम पे। किसी को आइसोलेट करना मतलब क्या, सबसे अलग कर दो, सिस्टम सराउंडिंग सबसे निकाल के अलग कर दो, राइट। तो ना तो वो अपना मैटर एक्सचेंज कर पाएगा, ना ही अपनी एनर्जी, बराबर है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर हुए तीनों टाइप के सिस्टम, ठीक है। अब सिस्टम की इस चैप्टर में 2 टाइप की प्रॉपर्टी भी आएगी। 2 टाइप की प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 टाइप की प्रॉपर्टी में हमको मिलती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी इंटेंसिव। ठीक है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम 3 टाइप का होगा। सिस्टम की प्रॉपर्टी की बात करूं तो 2 टाइप की प्रॉपर्टी होगी, वो एक्सटेंसिव भी हो सकती है और इंटेंसिव भी। ठीक है, सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो उसका मास डिसाइड करता है, जो मास डिपेंडेंट है, जो चीज़ें मास पे डिपेंड करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो मास डिसाइड नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो मास डिपेंडेंट है वो एक्सटेंसिव, जो मास इंडिपेंडेंट है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वॉल्यूम, राइट, तो वॉल्यूम जो है वो तो मास पे डिपेंड करेगा, राइट है। वॉल्यूम अगर तुम बढ़ाते जाओगे, अगर हम लोग मास को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, मास डिपेंडेंट हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जैसे वॉल्यूम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, बट अगर किसी चीज़ का मैं बोलूँ कलर, ठीक है, तो कलर अगर मैं इतना मान लो इस टी शर्ट का छोटा सा पार्ट फाड़ के देखूं तो वो भी मुझे येलो कलर का ही दिखेगा, और पूरे टी शर्ट को अगर मैं देखूं तो भी मुझे वो येलो कलर का ही दिखेगा। तो कलर क्या है, मास पे डिसाइड नहीं, मतलब मास ने डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। थोड़ा होगा तो भी एक ही कलर जैसा दिखेगा, बहुत ज़्यादा होगा तो भी एक जैसा दिखेगा। क्लियर हुआ। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे नहीं डिपेंड करती हैं वो इंटेंसिव है, जो मास पे डिपेंड करती हैं वो क्या हो जाएंगी, एक्सटेंसिव। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, कब एनर्जी पॉजिटिव होगी, कब एनर्जी नेगेटिव होगी, थर्मोडाइनमिक के लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, 2 टाइप की प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट कौन सी होगी, मास इंडिपेंडेंट कौन सी होगी, राइट। राइट, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, इनके डायरेक्ट डेफिनेशन हमको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अपने को ध्यान में रखनी है, प्लस एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ आगे इन प्रॉपर्टीज़ के। जैसे देखो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती हैं, जो मास डिपेंडेंट होती है। तो जैसे वॉल्यूम हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, इंटरनल एनर्जी हो गई, एंट्रोपी हो गया। एंट्रोपी को देखो इस चैप्टर में हम लोग, मैं सिंबल्स भी बताते चलता हूँ क्योंकि अपने को इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी। एंट्रोपी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करोगे, काइनेटिक एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वॉल्यूम हो गया तुम्हारा। एंथैल्पी को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। वर्क हो गया तो वर्क तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होगा। चैप्टर में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, हीट कैपेसिटी, एनर्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंथैल्पी और एनर्जी एक ही चीज़ है, तो अलग ज़्यादा नहीं है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिस्टम की वो डिपेंड करती हैं उसके मास पे। इसी वजह से ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंटेंसिव में मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि ये मास इंडिपेंडेंट होती हैं, इनका मास से कोई लेना देना नहीं होता, मास कम हो ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं। जैसे टेम्परेचर हो गया, कलर हो गया, सॉलिबिलिटी हो गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गया, डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो फिजिक्स वगैरह का टॉपिक है, यहाँ पे अपने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ध्यान में रखो क्योंकि इस पर मल्टीपल चॉइस पूछे जाते हैं। तुमको 3-4 ऑप्शन दिया होगा और वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जैसे डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास और वॉल्यूम दोनों भी क्या होगा, अगर तुम देखते हो
तो जो मास है और वॉल्यूम है ये दोनों भी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्लियर हुआ, समझा यहाँ तक? तो बोलने का ये मतलब है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा, तुम्हारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको अगर मैं लिख भी दूं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर मैं दो उठा लूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर दो लेके उनका रेशो बनाऊं तो वो हमेशा क्या निकल के आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आया? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दो मास डिपेंडेंट चीज़ें का अगर मैं रेशो निकालूं तो वो हमेशा क्या मिलेगा, मास इंडिपेंडेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बहुत बार इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए हैं। इवन तुम्हारा जो सीईटी वगैरह का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोई भी ऑप्शन में देगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंसिव वेरीफाई करो या इंटेंसिव वेरीफाई करो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अपने को याद रखनी पड़ेंगी ऑलमोस्ट। और ये ध्यान में रखना कि अगर हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो निकालें तो वो हमेशा इंटेंसिव निकल के आता है। ठीक है, चलो चैप्टर में आगे चलते हैं। तो अभी तक हम लोग ने सिस्टम सराउंडिंग कवर किया, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम के दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है हमारे पास पाथ फंक्शन। ठीक है, तुम लोग कोई भी रिएक्शन को अगर देखते हो तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन होते क्या है, देखो तुमने नोटिस किया होगा कि मान लो अगर ए से बी कोई रिएक्शन जा रही है तो हम लोग हमेशा केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं कि इनिशियली इसका प्रेशर बताओ, फाइनली इसका प्रेशर बताओ। मतलब हम लोग खाली किस में डील करते हैं, इनिशियल और फाइनल वैल्यू में। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस जो खाली इनिशियल फाइनल में डील करते हैं, जैसा तुमने नोटिस किया होगा इसके स्टार्टिंग में क्या प्रेशर था, इसके फाइनल में क्या प्रेशर हो गया, उसको P1 P2 कर देंगे। इसके स्टार्टिंग में जो इनिशियली वॉल्यूम था वो V1, बाद में गया तो V2। ठीक है, इसके स्टार्टिंग में मोल N1 और ये N2। ठीक है, तो ये इनिशियल वाली कंडीशन हो गई और ये फाइनल वाली हो गई, बट बीच में क्या हुआ, ठीक है, ये चीज़ें हमको कोई नहीं बताता है। अब अगर एक ऑर्डिनरी एग्जांपल लेके मैं बताऊं कि सपोज करो ए और बी, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। ठीक है, कोई यहाँ पे इंसान खड़ा है जिसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, और मान लो फाइनली ये यहाँ पे पहुँच भी गया, राइट। बट यही इंसान अगर यहाँ से चल के जाए ऐसे ऐसे तो क्या लगता है, इस वाले में एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी या इस वाले में? ठीक है, सीधी सी बात है, इसका रूट क्या है, बड़ा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, तो ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ फाइनल इनिशियल में डील करते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग स्टेट वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, ये क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस होते हैं। ये खाली इनिशियली काउंट होंगे और फाइनली काउंट होंगे। अगर मैं तुमको बोलूँ कि मुझे वर्क डन बताओ, वर्क डन हो गया, या फिर मैं बोलूँ एंथैल्पी बताओ या एनर्जी निकाल के बताओ, तो एनर्जी तो उसका पाथ डिसाइड करेगा ना। ठीक है, कि वर्क डन कितना किया इसने, एनर्जी कितनी इन्वॉल्व हुई, वो कौन डिसाइड करता है, उसका पाथ डिसाइड करेगा। तो ऐसी प्रॉपर्टीज या ऐसे फंक्शन जो रिएक्शन के पाथ पे डिपेंड करेंगे उनको हम लोग पाथ फंक्शन बोलते हैं। और जो रिएक्शन की इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। और यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी उनको हम लोग स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, जैसे वॉल्यूम, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, वेट, ये मोलार मास हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्टेट वेरिएबल्स होती हैं। समझ में आया? अब देखो सिस्टम के दो फंक्शंस होंगे, वेदर वो स्टेट फंक्शन हो सकता है या पाथ। इनिशियल और फाइनल वैल्यू में डील कर रहा है तो स्टेट फंक्शन, पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो पाथ फंक्शन, जिसमें सिर्फ तुमको जनरली वर्क डन मिलेगा और एनर्जी देखने को मिलेगी इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा तुमको चैप्टर में, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो अपने पास अब प्रोसेस कितने टाइप के हैं देखो। सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस, तीसरा आइसोकोरिक प्रोसेस, चौथा एडियाबैटिक प्रोसेस, पांचवा रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, फर्क क्या है, ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा है कि आइसो वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम। ठीक है, एक कोई रिएक्शन अगर हो रही है, ए से बी में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए या कांस्टेंट हो जाए थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर पूरे रिएक्शन होने के टाइम तक जो टेम्परेचर था वो तुम्हारा कांस्टेंट है या सेम है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। मतलब ऑर्डिनरी कंडीशन पे अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो टेम्परेचर तो बदल ही नहीं रहा है, तो टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब क्या हो जाता है, हीट, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। ऐसा कोई भी प्रोसेस जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है उसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, या थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे आइसो मतलब सेम, बार किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की। तो ऐसा कोई प्रेशर, ऐसा कोई प्रोसेस जहाँ पे प्रेशर क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन चल रही है जहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है या सेम है, जो बदल नहीं रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या मिल जाएगा हमको, द प्रोसेस इन विच द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। आइसोकोरिक मतलब क्या होगा, सेम तो होगा, ये वर्ड थोड़ा अजीब है बट ध्यान में रखना यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं, ऐसे प्रोसेस, ये थोड़ा सा अजीब है, ध्यान दो इस पे। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब होता है जब किसी सिस्टम की हीट, जब किसी सिस्टम की हीट, क्यों लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, जब किसी सिस्टम की हीट सराउंडिंग से एक्सचेंज ना हो। ठीक है, ये सराउंडिंग है मेरा, जब किसी सिस्टम की हीट सराउंडिंग से एक्सचेंज ना हो तो वहाँ पे हम लोग उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द हीट ऑफ द सिस्टम डू नॉट इंटरचेंज और एक्सचेंज विद द सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये क्यू क्या होगा, सिस्टम का जो हीट है वो सराउंडिंग से कभी भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो उसको हम लोग एडियाबैटिक। और रिवर्सिबल प्रोसेस तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा कोई प्रोसेस जो किसी भी स्टेप पे जाके रिवर्ट किया जा सके। ठीक है, रिएक्शन चल रही है, मुझे लगता है कि अभी इसको रिवर्स आना चाहिए, तो जैसे हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें हम लोग ने कुछ कॉमन आयन ऐड कर दिए और वो रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्ट हो गई। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जो किसी भी स्टेप पे जाके रिवर्ट हो जाएं या जो बहुत स्लो प्रोसीड करते हैं, जिनका फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रेट क्या हो, बराबर हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आया। तो ये 5 टाइप के प्रोसेस हमको देखने को मिलते हैं और इनका डायरेक्ट बोर्ड वगैरह में डेफिनेशन पूछ लेता है, तो ध्यान में क्या रखना है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट कर देगा, आइसोबारिक प्रेशर, कोरिक बोला तो वॉल्यूम। ठीक है, एडियाबैटिक थोड़ा अलग है, यहाँ पे हीट बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, बट वो सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो हीट चेंज ही नहीं हो रही है, सेम हो रही है, बट यहाँ पे बढ़ेगी भी और घटेगी भी, बट सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं करेगा। फाइनली रिवर्सिबल वाले से कोई लेना देना नहीं इस चैप्टर में।
तो आज के देखो, आज के वीडियो में मैंने तुमको थर्मोडायनेमिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन दिया कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स, कैसे होते हैं, प्लस सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट बताया, सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं, राइट, सिस्टम के कितने टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है, दैट इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, फंक्शंस कितने टाइप के हो सकते हैं, स्टेट और पाथ, और लास्ट में हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो आज के वीडियो में थर्मोडायनेमिक के जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो सारा मैंने कवर कर लिया है। अब से जो डेरिवेशन वगैरह होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आज मैंने बताई हैं वो तुमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जैसे सिस्टम सराउंडिंग कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, ईजी से एक्सप्लेन करेंगे, प्लस उस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर कुछ बनते हैं एग्जाम में तो वो भी मैं डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें बताऊँगा, राइट। तो तब तक के लिए थैंक यू, देखते रहो, लेक्चर्स मिस मत करो। जो फर्स्ट वीडियो जैसे आज थर्मोडायनेमिक का इंट्रोडक्शन है तो इसको आराम से देखो, इसके ऊपर नोट्स प्रिपेयर करो, उसको वहीं पे छोड़ दो, नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट होगा तो वहाँ से नोट्स प्रिपेयर करते हुए जाना, क्योंकि देखो मैं लिंक नहीं ब्रेक करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है तो कोई कॉन्सेप्ट मैं मिस नहीं होने दूंगा, प्लस जैसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसी कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर होते चलेगा फाइनल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है।